Assalamu alaikum. Going to the part 12 of coordination compounds chapter where we'll discuss about metal carbonyls and applications of coordination compounds. Now before starting the metal carbonyls, these metal carbonyls actually they belong to a class of complex compounds. We commonly call them as organometallic compounds. Organometallic compounds are those where metal is directly bonded to carbon. Organometallic compounds are those where metal is directly bonded to carbon present in the ligands, right? जो भी कोई भी ligand रहेगा अगर उसमें metal डायरेक्टली कार्बन आटम को अटैच्ड है तो वैसे टाइप के कंपाउंड्स को हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। और वो कार्बन खासकर ऑर्गेनिक स्पीशीज में रहेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कार्बन रहेगा, राइट? सो these metal carbonyls belong to this organometallic compounds because in metal carbonyls also metal is directly bonded to carbon. अब जैसे कि कुछ एग्जांपल्स है, इफ आई राइट सोडियम इथॉक्साइड C2H5ONa, ये मेटल है, इथॉक्साइड के साथ कंबाइंड है, लेकिन यहाँ पे जब आप बॉन्डिंग चेक करेंगे तो ये मेटल डायरेक्टली कार्बन को बॉन्डेड नहीं रहेगा। ये मेटल जो है, ये मेटल आयन ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड रहेगा, तो इनडायरेक्ट हो रहा है कॉम्बिनेशन। तो ऐसे कंपाउंड को आप ऑर्गेनोमेटालिक नहीं बोल सकते। ऑर्गेनोमेटालिक कब बोलना है? मेटल जो भी ऑर्गेनिक स्पीशीज है उसमें का जो कार्बन रहेगा उसके साथ डायरेक्टली बॉन्डेड रहना है। अब डायरेक्टली बॉन्डेड यानी कि वो या तो सिग्मा बॉन्ड के जरिए से हो सकता है या फिर पाई बॉन्ड के जरिए से हो सकता है या फिर दोनों टाइप के बॉन्ड हो सकते हैं। ओवरऑल आपको देखना है कि वो मेटल डायरेक्टली कार्बन से बॉन्डेड है या नहीं है। इफ दैट मेटल इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू कार्बन देन ओनली दोज कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज organometallic compounds, right? Now based on the type of bonding between metal and carbon, whether sigma bond is there, whether pi bond is there, or whether both the bonds are there, we classify these organometallic compounds into three categories. First is sigma bonded complexes, right? नेम से ही पता चलेगा कि कौन सी टाइप की बॉन्डिंग यहाँ पे मेटल और कार्बन के बीच में रहेगी। सिग्मा बॉन्डेड कॉम्प्लेक्सेस ऐसे कॉम्प्लेक्सेस है जहाँ पे मेटल और कार्बन के बीच में, कार्बन के दरमियान sigma bond रहेगा. These are the complexes where metal is bonded with carbon by sigma bonds. That is, if you talk about example Grignard reagent or alkyl group where it is bonded to magnesium directly. ये alkyl group suppose methyl group लेता हूँ CH3, यहाँ पे मैग्नीशियम और यहाँ पे कोई हैलोजन आएगा, तो CH3 methyl ग्रुप का ये जो कार्बन रहेगा ये मैग्नीशियम के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड होता है। इट विल बी डायरेक्टली बॉन्डेड टू मैग्नीशियम। ethyl group again carbon directly bonded to magnesium, so between carbon and magnesium you will find they are bonded by sigma bond, right? इस तरह से ये मिथाइल ग्रुप आ गया तो यहाँ पे आता है मैग्नीशियम और यहाँ पे आएगा हैलोजन। सो मेटल और कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड अगर आता है तो वो टाइप के ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स को हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्डेड कॉम्प्लेक्सेस। tetraethyl lead, which is used as an anti-knock, here also we can find that is lead is directly bonded to 4 carbon atoms of 4 ethyl groups. Tetraethyl lead, here also lead is bonded directly to carbon by sigma bonds. और हेक्साइथाइल अल्यूमिनियम और ट्राईइथाइल अल्यूमिनियम सिंप्लीफाई करके अगर आप लिखेंगे तो ट्राईइथाइल अल्यूमिनियम, which is one of the component in the Ziegler-Natta catalyst. Here also aluminum is directly bonded to carbon by sigma bond, right?
तो ये एग्जाम्पल्स है सिग्मा बॉन्डेड कॉम्प्लेक्सेस के। नेक्स्ट कैटेगरी आती है पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्सेस। Pi bonded complexes are those where metal is bonded with carbon by pi bonds. Metal is bonded with carbon of other species, that is carbon of the ligands, by means of pi bonds. Sigma bond यहाँ पे नहीं रहेगा, जो कार्बन स्पीशीज रहेंगे उसके साथ मेटल का बॉन्ड रहेगा पाई कैरेक्टर वाला, इट विल बी पाई बॉन्डेड। और ये कॉमनली होता है जब भी मेटल अल्कीन्स अल्काइंस यानी कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के साथ जब कंबाइन रहता है या फिर कोई रिंग कंपाउंड से कंबाइन रहता है, तब ये पाई कैरेक्टर वाला बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, राइट। सो मेटल when it is bonded with carbon of other species by pi bond, we call them as pi bonded complexes. It commonly takes place when metal is combining with alkenes, alkynes, benzene or other ring compounds. अब जैसे कि यहाँ पे है Z salt. Here in this compound Z salt, this is trichloro ethene platinum, पोटेशियम है, पोटेशियम ट्राइक्लोरो इथीन प्लैटिनेट 2, प्लैटिनेट 3 हो जाएगा। तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर पोटेशियम का 1 x लेंगे, इसका -3 हो जाएगा। सो इट विल बी हैविंग ऑक्सीडेशन स्टेट एज 2, राइट। तो नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी नथिंग बट पोटेशियम ट्राइक्लोरो इथीन प्लैटिनेट 2। सो इन दिस कंपाउंड वी कैन सी दैट प्लैटिनम के साथ जो क्लोराइडो बॉन्डेड है ये सिग्मा बॉन्डेड है, राइट। लेकिन अब प्लैटिनम ये इथीन ग्रुप के साथ जो कंबाइन हो रहा है यहाँ पर, ये पाई बॉन्ड होता है, इट विल बी पाई बॉन्ड, right? When it is bonding with ethene, it is nothing but pi bond. Platinum is forming direct bonds with carbon of ethene group. That's why it is a pi bonded complexes. और यहाँ पे ये eta 2 का जो मतलब होता है, ये एक स्पेशल केसेस है, नोमेनक्लेचर में आते हैं, जो हायर लेवल पे पढ़ते हैं हम। eta 2 मतलब होता है ये कार्बन के साथ प्लैटिनम के कितने बॉन्ड्स हैं वो इंडिकेट करता है। 2 मीन्स 2 कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड विथ प्लैटिनम, right? So eta stands for the pi bonds present between metal and the carbon, and this number indicates how many bonds are there between the metal and the carbon, or how many species have combined with the metal atom, that will be indicated from this number. Next example, ferrocene. यहाँ पे हम इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, पेंटागनल रिंग स्ट्रक्चर्स हैं, बीच में आयरन है। सो Fe eta raised to 5 C5H5 taken twice. Pentadienyl, this is nothing but pentadienyl, और कितने हैं, 2 है। तो pentadienyl अंदर ऑलरेडी डाई आ रहा है तो इसके लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं बिस, बिस pentadienyl आयरन। ओवरऑल चार्ज अगर लेंगे तो 0 हो जाएगा। सो दिस इज नथिंग बट ferrocene compound, where you can see one ring structure is at the top, one ring structure is at the bottom, and in between these two ring structures iron is there by means of sigma bonds. So here 5 carbon atoms will be forming bond with iron, so we write it as eta raised to 5. Okay, so like this what happens is, if you get this type of structures, यानी कि मेटल आटम बीच में रहता है और ऊपर जो है और नीचे उसके रिंग स्ट्रक्चर्स आते हैं, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं सैंडविच स्ट्रक्चर्स। जैसे हम सैंडविच खाते हैं, बीच में जैम या जेली लगा के ऊपर एक ब्रेड नीचे ब्रेड, तो उसी तरह यहाँ पे भी मेटल आटम बीच में है और ऊपर नीचे रिंग स्ट्रक्चर जब आते हैं तो ऐसे टाइप के कॉम्प्लेक्स हम सैंडविच कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और एक एग्जाम्पल है वो इसे टाइप में Cr eta raised to 6 C6H6, benzene compound is there, so benzene is forming pi bonds with chromium, so totally 6 carbon atoms are forming the bond with chromium, so we write it as eta raised to 6, right? So these two are the categories of organometallic compounds, sigma bonded and pi bonded, right? We'll go to the next one, that is sigma and pi bonded complexes.
sigma and pi bonded complexes. So in this category metal carbonyls come. So here in this type of complexes, metal is bonded with carbon by sigma as well as pi bonds. Metal is bonded with carbon of other species by sigma and pi bonds. So best example for this category is metal carbonyls. ऐसे टाइप के कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म होने के लिए आपको जो है कुछ स्पेशल लिगेंड्स चाहिए। ऐसे लिगेंड्स जो अपना लोन पेयर मेटल एटम को डोनेट करके सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं, उसी टाइम मेटल एटम के जरिए से दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी करते हैं अपने पाई ऑर्बिटल्स में। यानी कि यहाँ पर होता है बैक बॉन्डिंग। लिगेंड अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है और मेटल एटम या आयन उसके पास जो फील्ड ऑर्बिटल है वो अपने फील्ड ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन्स को जो है ये लिगैंड के साथ ओवरलैप करके फिर से बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। So whenever back bonding is taking place in that type of ligands, such ligands are required for forming sigma and pi bonded complexes. और वो ligands को हम बोलते हैं pi acid और pi acceptor ligands, right? So here for forming sigma and pi bonded complexes, you require ligands which are commonly called as pi acid and pi acceptor ligands. That is, they donate electron pair as well as accept electron pair from the central metal atom. डोनेट भी करते हैं और इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट भी करते हैं। डोनेट करके सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं और एक्सेप्ट करते वक्त फॉर्म होता है पाई बॉन्ड, राइट? सो सच लिगेंड्स आर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मिंग सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्सेस। और ये लिगेंड्स जो पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स है, कार्बोनिल लिगेंड, साइनाइडो, ये नाइट्रोसोनियम, these are all commonly called as pi acid or pi acceptor ligands because they have the ability of forming back bonding, that is with the metal atom. They donate electrons as well as they accept electrons from the central metal atom, right? तो इस तीनों टाइप में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम मेटल कार्बोनिल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अब होता क्या है, बैक डोनेशन के बाद जब मेटल आटम अपनी लोन पेयर फील्ड ऑर्बिटल को जो है लिगैंड के कोई एम्प्टी ऑर्बिटल पे ओवरलैप करता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बैक डोनेशन एंड विच इज कॉल्ड एज सिनर्जिक इफेक्ट, और दैट बैक डोनेशन बॉन्ड और बैक बॉन्डिंग वी कॉल इट एज सिनर्जिक बॉन्ड। सिनर्जिक का मतलब होता है कुछ एक्स्ट्रा पार्ट, मीन्स से फॉर एग्जाम्पल यू हैव स्कोर्ड आउट ऑफ आउट, आपको जो टीचर ने अपने पेपर पे वेरी गुड लिखा है, आप खुश हो जाएंगे। दूसरे स्टूडेंट ने भी आउट ऑफ आउट लिया है, प्रेजेंटेशन अच्छा है, कंसर्न टीचर को और बहुत सारी खुशी हो गई, उसको वेरी वेरी गुड दे रहे हैं। दोनों का स्कोरिंग ज़्यादा ही है, लेकिन ज़्यादा अब खुशी किसको होगी, जिसको वेरी वेरी गुड मिला है, राइट? तो यानी कि वहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ आ गए जैसा हो जाता है। तो बैक बॉन्डिंग से भी क्या हो जाता है, जो बॉन्ड नॉर्मली स्ट्रांग होता है उसका स्ट्रेंथ कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रांग हो जाता है। वैसे नेचर को हम बोलते हैं सिनर्जिक इफेक्ट, समथिंग विच इज मोर देन द एक्सपेक्टेड, that is called as synergic effect. So here also, due to back donation, the bond becomes stronger and that effect we call it as synergic effect or synergic bond. So we'll come down to the important category which belongs to sigma and pi bonded complex, that is metal carbonyls. ये organometallic compounds को belong करते हैं where first of all metal is directly bonded to carbon and where metal and the carbon will involve in sigma as well as pi bond formation, right? So coordination compounds where metal atom is bonded to only carbonyl ligands, we call them as metal carbonyls, right? All organometallic compounds cannot be called as metal carbonyls, but metal carbonyls are called as organometallic compounds because in metal carbonyls metal is bonded to only carbonyl ligands, ओनली कार्बोनिल लिगैंड्स, यानी कि कार्बोनिल के अलावा कोई दूसरा उसमें लिगैंड नहीं आएगा। मतलब ये कॉम्प्लेक्सेस कौन से हो जाएंगे, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस हो जाएंगे। अब जैसे कि एग्जांपल हमने डिस्कस किया है टेट्रा कार्बोनिल निकल, राइट?
So it belongs to category of metal carbonyls. Pentacarbonyl iron, राइट। तो मेटल एटम और सिर्फ कार्बोनिल लिगेंड्स जब आएंगे तो वैसे कॉम्प्लेक्सेस को हम बोलते हैं मेटल कार्बोनिल्स। हाउ इज द नेचर? बिकॉज द मेटल इज बॉन्डेड टू ओनली वन टाइप ऑफ लिगैंड, दैट इज कार्बोनिल लिगैंड, सो वी कॉल देम एज होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। इन मेटल कार्बोनिल्स में स्पेशलिटी ये है कि ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल एटम का लोवेस्ट कंडीशन में रहता है, कॉमनली जीरो रहेगा या फिर कभी कभार नेगेटिव भी आ जाता है, right? So that is a speciality in metal carbonyls. The central metal atom oxidation state will be either zero or less than that. Because here, due to lower oxidation state, this carbonyl ligand can form stronger bonds with the central metal atom because it will be having the ability of receiving electrons. Due to low oxidation state, its accepting power will be increased. Metal carbonyls contain both sigma and pi character, means they can form sigma and pi bonds. Let's see how this bonding takes place. First of all, we'll see some examples here. कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे मेटल कार्बोनिल्स के और उनके स्ट्रक्चर्स भी हैं यहाँ पर। ये है NiCO4 टेट्रा कार्बोनिल निकल जीरो। The IUPAC name is tetracarbonyl nickel 0, where nickel is at the center, 4 carbonyl ligands at the 4 corners of a tetrahedral. So ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल। यहाँ पर पेंटा कार्बोनिल आयरन 0, pentacarbonyl iron 0. So this is having trigonal bipyramidal geometry. Trigonal bipyramidal geometry. If you go with this complex, hexacarbonyl chromium 0. Hexacarbonyl chromium 0. अब इतने पूरे कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल एटम का 0 आ रहा है क्योंकि कार्बोनिल न्यूट्रल लिगैंड है। When you take metal atom as X and calculate its oxidation state, you will get here 0, right? So this compound is hexacarbonyl chromium 0, octahedral geometry है। यहाँ पर नेक्स्ट केस में पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे दो मेटल एटम आ रहे हैं, राइट? जहाँ पे मैंगनीज मैंगनीज दे आर ऑल्सो बॉन्डेड। ओके, मैंगनीज मैंगनीज ब्रिज स्ट्रक्चर आ रहा है और ये कॉम्प्लेक्स का नेम रहेगा डेका कार्बोनिल dimanganese 0. Name will be, I'll write it over here, decacarbonyl dimanganese 0. Decacarbonyl dimanganese 0, right? Where two structures are binded by this bridge between manganese and manganese. Okay, और एक एग्जाम्पल है यहाँ पर। इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं ये कोबाल्ट है, cobalt cobalt bridge is there. Along with that, two carbonyl ligands are acting as bridging ligands. Means bridging ligands are those which connect or which bond two metal atoms and act as a bridge between the two metal atoms. तो ये कार्बोनिल, ये कोबाल्ट और ये कोबाल्ट दोनों के बीच में जो है यहाँ पे एक लिगैंड, यहाँ पे एक लिगैंड, ये क्या कर रहे हैं? They are acting as a bridging ligands. Totally 8 ligands are there, 3 3 2 1 and 1, totally 8. So this is nothing but octacarbonyl dicobalt 0. This complex is octacarbonyl dicobalt 0.
right? So like this, all these are all metal carbonyls where we commonly find that the metal atom is having zero oxidation state. They are homoleptic in nature, and based on the number of ligands, they possess different geometries. Even they exist in polynuclear complex form, right? Chromium is one exception. It cannot form polynuclear complexes. Chromium will not form polynuclear complexes because of the non-availability of certain orbitals or because of its half-filled deconfiguration, whereas others will be able to form different type of mononuclear complexes or polynuclear complexes, that is mononuclear carbonyls or polynuclear carbonyls. Let's see how this bonding takes place in this metal carbonyls. So first of all, this is the metal atom where it will be providing some empty orbitals to receive electrons from the ligands. और ये कार्बोनिल लिगैंड है यहाँ पर. Carbonyl ligand, it will carry lone pair on carbon as well as on oxygen. So first of all, what happens is whenever these are forming the bond, the lone pair present on carbon of carbonyl ligand, it will be donated to the empty orbital of the metal. तो पहले जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा, मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड जो फॉर्म होगा वो कैसे होगा? बाय द डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय carbon of carbonyl ligand to the vacant orbital of metal, right? So metal carbon sigma bond is formed by overlapping of filled orbital of ligand on the empty orbital of the metal, right? तो पहले फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा. इससे होता क्या है, ये जब इलेक्ट्रॉन पेयर्स मेटल एटम के तरफ या फिर ये ऑर्बिटल जब मेटल एटम के एम्प्टी ऑर्बिटल के ऊपर ओवरलैप होगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था कार्बोनिल लिगैंड के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक जो चार्ज था, ये दो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था, अब थोड़ा ये मेटल की तरफ शिफ्ट हो जाता है. मतलब ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड अब थोड़ा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज थोड़ा बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस ओवर हियर. तो जब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, अब ये मेटल एटम क्या करता है, अपने फील्ड ऑर्बिटल जो है जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्स अवेलेबल है पहले से ही, ये फील्ड ऑर्बिटल्स को क्या करता है, लिगैंड के जो लो लाइन एम्प्टी ऑर्बिटल्स है उसके ऊपर ओवरलैप करके पाई बॉन्ड फॉर्म करता है. अब जैसे कि कार्बोनिल, कार्बोनिल का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, कार्बोनिल कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स, टोटली 14 इलेक्ट्रॉन्स कर जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, हम लिखते हैं सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px2, पाई 2py2, सिग्मा 2pz2. 2 4 6 8 10 12 14 हो गए, राइट? अब इसके बाद जो आने वाले ऑर्बिटल कौन से हैं? पाई स्टार 2px होता है और पाई स्टार 2py होता है. यानी कि आगे जितने भी एम्प्टी ऑर्बिटल है, सबसे लोवेस्ट लेवल पे ये पाई स्टार 2px और ये पाई स्टार 2py होता है. ये एम्प्टी है. तो मेटल एटम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की वजह से अपने फील्ड ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, ये कार्बोनिल लिगैंड के एम्प्टी ऑर्बिटल्स, ये एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल्स है, इनके ऊपर ओवरलैप करके पाई बॉन्ड फॉर्म करता है, राइट? सो मेटल कार्बन pi bond is formed between the filled orbital of the metal and the empty, the vacant antibonding pi orbitals of the carbonyl ligand, right? So how this pi bond is formed? Pi bond is formed between metal and carbon, so where the filled orbital of the metal overlaps or donates electron pair or overlaps on the empty pi star orbital of carbonyl ligand or empty antibonding pi orbitals of ligand, right?
तो इससे क्या हो जाता है, फिर से इलेक्ट्रॉनिक चार्ज शिफ्ट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ज़्यादा हो गया था, अभी ये शिफ्टिंग से फिर से ये लेस नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे इसको जो है फिर से पहले की जैसी स्टेबिलिटी मिल जाती है। मतलब बैक डोनेशन हो रहा है, यहाँ से पहले एक्सेप्ट कर रहा है, फिर रिवर्स दूसरे तरीके से वापस जो है अपने इलेक्ट्रॉन, फील्ड ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को इसको वापस कर दे रहा है। तो इसको हम बोलते हैं बैक बॉन्डिंग और बैक डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों कैरेक्टर आ रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड भी फॉर्म हो रहा है, उसके बाद पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। सो दिस टाइप ऑफ बैक डोनेशन विल क्रिएट सिनर्जिक इफेक्ट, मीन्स द इट विल इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड। अगर ये बैक डोनेशन नहीं रहता तो क्या हो जाता था, स्ट्रेंथ बॉन्ड का उतना ही रहता था, ओके, इट विल नॉट बी इंक्रीज्ड, बट हियर द बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इंक्रीज्ड ड्यू टू दिस पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, राइट। तो इससे क्या होगा, मेटल कार्बन के बीच में बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है, it will become stronger, bond order increases, remember, because earlier bond order was 1 but due to back donation the bond order has become 2, right? So like this, whereas not means वैसे भी हम bond orders क्या करते हैं, खासकर total number of bonds between the metal atoms or between the species, we call it as bond order. Earlier only sigma bond formation take place, means we call it as bond order 1, but due to bond donation the bond order is increasing, the bonds are becoming 2. तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा उसका इफेक्ट कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड के ऊपर होता है। अर्लियर ये ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर ये बॉन्ड ऑर्डर 3 है, तो यहाँ पे पाई बॉन्डिंग होने से उसका इफेक्ट कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के ऊपर होता है। ये बॉन्ड जितने स्ट्रांग होते जाएंगे उसके वजह से ये दोनों के बीच में बॉन्ड वीक होते जाएंगे। अगर यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाता है, क्योंकि ये ऑर्बिटल्स अब मेटल के साथ बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे उसके बॉन्ड ऑर्डर पे थोड़ा इफेक्ट होगा। सो इन जनरल हम क्या बोलेंगे, जब भी मेटल कार्बोनिल्स फॉर्म होते हैं, व्हेनेवर मेटल कार्बोनिल्स आर फॉर्म्ड, metal carbon bond order increases, carbon oxygen bond order decreases, right? Metal carbon bond order increases, carbon oxygen bond order decreases. अब बॉन्ड ऑर्डर का नेचर मालूम हो गया तो आप दूसरे फैक्टर्स भी उसके साथ आप कंपेयर कर सकते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिस्कस कर सकते हैं और बॉन्ड लेंथ भी डिस्कस कर सकते हैं, राइट? जैसे कि वी नो दैट bond order is directly proportional to bond strength and inversely proportional to bond length. तो जब भी बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो क्या हो जाता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, मेटल और कार्बन का बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, राइट? ये एक पॉइंट। बॉन्ड लेंथ की जब बात करते हैं तो मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा, carbon oxygen bond length increases, metal carbon bond length decreases, carbon oxygen bond length increases. So remember, many of the times they are asking the questions on this metal carbonyls bond strength, bond length and bond order between either metal carbon or between carbon and oxygen. तो आपको याद रखो, जब भी मेटल कार्बोनिल्स फॉर्म होते हैं, मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस। अब सपोज मेटल कार्बोनिल्स में हम डिस्कस करें, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है या फिर लो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ताकि ये कार्बन आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सके। से फॉर एग्जांपल, अगर ओवरऑल कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, कॉम्प्लेक्स पेयर इज नेगेटिवली चार्ज, मतलब मेटल आटम का ऑक्सीडेशन स्टेट भी नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये न्यूट्रल है, तो जो भी चार्ज आएगा मेटल आटम का न्यूट्रल नेगेटिव आएगा, negative is again less, right? So that time what happens is its donation capacity increases. पहले तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा, लेकिन इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, लेकिन उसके ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा ही है, नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। जब भी मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा
ये बैक डोनेशन में उतना ही ज्यादा पार्टिसिपेट करेगा। रिमेंबर, when negative charge on the metal increases, it will have more ability to participate in back bonding. As the negative charge increases, back bonding process also increases because it will try to shift the negative charge on the carbonyl side. On the carbon side, it will try to shift the negative charge. So as the negative charge increases, back bonding increases, and due to increase in back bonding, again bond order increases between metal and carbon, and bond order decreases between carbon and oxygen, right? तो ओवरऑल जितना ब्रैकेट के ऊपर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज ज्यादा होते जाएगा, नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर कम होते जाएगा। ओके, रिमेंबर दीज पॉइंट्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, so the same thing is there here in the next slide. First, how the metal carbon bond is sigma bond is formed. It is formed by the donation of lone pair of electrons on the carbonyl carbon into the vacant orbital of the metal. Sigma bond इस तरह फॉर्म होता है। pi bond कैसे फॉर्म होता है? It is formed by the donation of pair of electrons from filled d orbital of metal into the vacant anti-bonding pi star orbital of carbonyl ligand, right? So metal to ligand bonding creates, that is back bonding creates synergic effect which increases the strength of the bond. यानी कि bond order बढ़ गया तो strength बढ़ जाता है, strength बढ़ गया तो bond length कम हो जाता है, right? So these points you remember, metal carbon bond order increases, carbon oxygen bond order decreases. Metal carbon bond length decreases, whereas carbon oxygen bond length increases. As negative charge on coordination sphere increases, back bonding increases. When back bonding increases, again metal carbon bond order increases, carbon oxygen bond order decreases. अब जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर किस में ज़्यादा है। -3 चार्ज है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स स्फीयर के ऊपर, यहाँ पे -2 है और यहाँ पे माइनस है। सब में जो है 5 कार्बोनिल लिगैंड्स है, पेंटा कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा चार्ज ज़्यादा है, मतलब ये चार्ज एक्चुअली आएगा मेटल एटम के ऊपर, बिकॉज दिस इज 0, दिस चार्ज विल बी नथिंग बट बिलोंगिंग टू वैनाडियम, V3 minus, Cr2 minus or Mn minus, right? So here what happens, when the negative charge is more, what happens, metal carbon bond order increases, मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज। सबसे ज़्यादा मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर किस में है? दिस कॉम्प्लेक्स। उससे थोड़ा कम कहाँ पे होगा? यहाँ पे। क्यों? नेगेटिव चार्ज कम हो गया। और कम कहाँ होगा? यहाँ पे। अगर मैं यहाँ आगे कोई न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स लिखता हूँ तो सबसे कम उसमें रहेगा, राइट? सो मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर is more when the negative charge is more. Carbon oxygen bond order will be less here. इससे थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे रहेगा और ज़्यादा यहाँ पे रहेगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर, राइट? तो कोई एक टर्म आप याद रखो, उसका अदर पार्ट जो है आपको याद हो जाएगा, यानी कि दोनों अपोजिट है, मेटल कार्बन और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर विल बी टोटली अपोजिट, राइट? In which complex you find कार्बन ऑक्सीजन लॉन्गेस्ट बॉन्ड लेंथ? बॉन्ड लेंथ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ज्यादा कहां पर है? अगर ऐसा क्वेश्चन आया, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ ज्यादा मतलब बॉन्ड ऑर्डर कम होना है। बॉन्ड ऑर्डर कम कहां पे है? कार्बन ऑक्सीजन यहाँ पे है, राइट? तो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ ज्यादा रहेगा, इससे थोड़ा कम कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ यहाँ पे, सबसे कम कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ ये कॉम्प्लेक्स में रहेगा, राइट? So remember these points, these are very important. Okay, next, when you talk about the applications of coordination compounds, many of the compounds what we use in our daily life, they in one way or the other way they belong to coordination compounds category or complex category. Medicinal field ले लो, industrial field ले लो,
बहुत सारे फील्ड्स में ये कंपाउंड्स हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में यूज़ करते हैं, जैसे कि फर्स्ट इफ यू टॉक अबाउट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स फाउंड इन qualitative and quantitative chemical analysis where metal ions combine with different ligands giving colored reactions. जैसे कि निकल का डिटेक्शन होता है डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सिमेटो, डाईमिथाइल ग्लाइऑक्साइम यूज करके हम उसका प्रेजेंस मालूम करते हैं. इफ यू गेट ए रेड कलर्ड प्रेसिपिटेट इट शोज द प्रेजेंस ऑफ निकल, राइट. EDTA है. EDTA helps in separation of lanthanides and actinides also. Likewise, alpha nitroso, beta naphthol, cupron, these are all some chemical reagents which help in qualitative and quantitative analysis. In estimation of calcium and magnesium ions in hard water using EDTA, which form stable complexes with EDTA. EDTA hexadentate है, तो आसानी से कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन्स के साथ कंबाइन हो जाता है, कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म हो जाते हैं. इससे आपको जो है परसेंटेज ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम प्रेजेंट इन हार्ड वाटर कैन बी एनालाइज्ड. मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस हम मेटलर्जी चैप्टर में पढ़े हैं, वहाँ पे भी हम सोडियम साइनाइड केमिकल रिएजेंट ऐड करके पहले गोल्ड या सिल्वर का साइनाइड कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, बाद में जिंक पाउडर या जिंक डस्ट के साथ ट्रीट करके उस गोल्ड और सिल्वर को हम प्रेसिपिटेट के तौर पर अलग कर लेते हैं. तो सेकेंड पहले स्टेप में जो है ये मेटल आटम ऑक्सीडाइज हो जाते हैं एंड दे आर reduced बाय जिंक. दैट इज सेकेंड स्टेप में भी जिंक का कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है. पहले स्टेप में साइनाइड का कॉम्प्लेक्स गोल्ड और सिल्वर का फॉर्म होता है. सेकेंड स्टेप में जिंक विल फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद साइनाइड because zinc will displace gold or silver from the complex, right? That also belongs to an application of coordination compounds. Biological field में भी chlorophyll is a magnesium complex as we have discussed in the first slide. Hemoglobin is an iron complex. Vitamin B12 cyanocobalamin is a cobalt complex, so which is an anti-pernicious anemia factor. It is nothing but it contains cobalt metal atom in the complex compound. Carboxypeptidase A and carbonic anhydrase are zinc complexes. Even in insulin also we find zinc will be there. So these are all some substances which belong to biological system which exist in complex form. इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में और एक है विल्किंसन्स कैटलिस्ट विच इज यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स, दैट इज प्लैटिनम रोडियम ट्राइफिनाइल फॉस्फीन या फिर rhodium complex. Even sometimes we'll use platinum also. So when it is rhodium chloride, triphenyl phosphine rhodium chloride commonly इसे बोलते हैं. So triphenyl phosphine is the ligand, chlorido is again acting as a ligand, and this is rhodium metal. So this is called as Wilkinson's catalyst, which is used in hydrogenation of alkenes. In the black and white photography also, the AGBR is a photosensitive material which is used in the development of these black and white photos. So after development, whatever unreacted AGBR is there, it is removed by treating with HIPPO solution. HIPPO solution होता है sodium thiosulfate. Thiosulfate solutions we call them as HIPPO solutions, Na2S2O3. तो जैसे ही आप अनरिएक्टेड AGBR को HIPPO solution से ट्रीट करेंगे तो सिल्वर AGBR का जो है इस थायोसल्फेट आयन के साथ कंबाइन होकर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा एंड दैट अनरिएक्टेड AGBR इज रिमूव्ड फ्रॉम दैट फोटोग्राफिक फिल्म. In medicinal field, again cisplatin, the cis isomer of a square planar complex, that is diamine dichloridoplatinum. इसको हम इसका सिस आइसोमर जो है एक एंटी कैंसर एजेंट की तरह यूज होता है. द सिस्प्लाटिन इज यूज टू प्रिवेंट द ट्यूमर, दैट इज इट इज यूज्ड एज एन एंटी कैंसर सब्सटेंस. EDTA is used in the treatment of lead poisoning and in the treatment of problems caused by toxic proportions of copper and iron metal in plants and animal systems, right? EDTA पॉलीडेंटेड लिगैंड है, हेक्साडेंटेड लिगैंड है.
if the water contains some lead content, or in the plants and animals if the higher heavy metal concentration increases, that time EDTA is again used, which will form complex with these heavy metals, and it is removed by suitable methods. And chelating ligands like D-penicillinamine and dexferoxium B are used, which remove the excess metal by forming complex compounds. तो ये पूरे chelating ligands, bidentate या polydentate ligands जो भी होते हैं ये chelating ligands हैं, यानी कि they form ring structures. They easily combine with the metal part and remove them in the form of precipitate or by forming complex compounds. Electroplating of articles with gold or silver, that is coating given on some other metal यूजिंग गोल्ड और सिल्वर और गोल्ड जो है दूसरे मेटल्स के ऊपर कोटिंग की तरह हम अप्लाई करते हैं, दैट इज डन बाय electrolysis method. We electroplate them, and that is easily possible when you use gold or silver complexes, like cyanide complex of gold or cyanide complex of silver. They are very helpful in electro deposition of gold or silver on other articles of other metals, right? तो ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं या एप्लीकेशन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के, बहुत सारे आपको मिलेंगे इन एंड अराउंड अस. मेनी ऑफ द सब्सटेंसेस व्हाट वी यूज in different fields, they belong to coordination compounds, right?